हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वोट को लेकर बड़ौदा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और वहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम को 6 बजे तक यहां मतदान होंगे। करीब 1,84,000 मतदाता यहां पर वोट करेंगे। 14 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि बड़ौदा की जनता ने किसको चुना है। मतदान से पहले तक नेता दांव आजमा रहे थे, लेकिन अब जनता की बारी है। बड़ौदा की जनता सुबह से ही उपचुनाव पर के लिए वोटिंग कर रही है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उसमें बीजेपी के योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल और इनेलो उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसको लेकर वोटिंग जारी है। तो आज सुबह से ही मतदान हो रहा है बड़ौदा में। और लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आप बड़ौदा में हैं तो घर से बाहर आइए, मतदान कीजिए, वोट कीजिए। तो इस उपचुनाव में नेताओं ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। कई नेताओं के प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। उम्मीदवारों से ज्यादा नेताओं ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और इसको लेकर वोटिंग जारी है। आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। करीब 1,84,000 से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, हमारी आवाज आ रही है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदुराज नरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं नरवाल साहब आप यहाँ पहुंचे हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं। आप जायजा लेने पहुंचा हूँ। क्या लग रहा है, पोलिंग बूथ पे आए हैं? बहुत बड़ा उत्साह है। एक किसान विरोधी, गरीब के विरोध, छत्तीस बिरादरी को तोड़ने टक्कर मानते हैं आप? टक्कर किस चीज की टक्कर? हमारी जब्त होगी बीजेपी की और हमारी जीत निश्चित है। इस पोलिंग बूथ पे आए हैं, का गाँव है, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? मेरा भी गांव है योगेश्वर दत्त का, मैं भी इसी गांव से हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छी मार्जिन हो गया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है जीत का मार्जिन? क्या अच्छी मार्जिन का मतलब क्या, कितना? अच्छे मार्जिन में आप 50,000। कोई स्थिति, कोई नुकसान आपने देखी होगी कहीं पे, कोई शिकायत हो, कोई अभी ठीक चल रहा है और जनता का विरोध छत्तीसगढ़ मन बना चुकी है। इस बीजेपी किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी और बहुत भ्रष्टाचार सरकार है। और आपने देखा बारात ने उन्होंने पैसे, शराब, सब हथकंडे मेरे किसानों गरीब का बेटा उसके मेरे खिलाफ किया है। शिकायत करी थी सब समय? बिल्कुल शिकायत की थी। क्या कहा? व्यवस्था इंतजाम प्रशासन ने किया हुआ है जगह जगह पर, आपके ये सही सब ठीक है? नहीं, ठीक है जी, तय है, निश्चित है जीत। 14 को पेंद्र गाजी चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, हल्का बड़ौदा से। देख सकते हैं यहाँ पे ये इंदुराज नरवाल हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और लगातार यहाँ पे वो दौरा कर रहे हैं, बूथ के वहाँ पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दावा किया है, जीत का दावा किया है कि जो मार्जिन है वो 50,000 का रहने वाला है। और हर बूथ पे ये जा रहे हैं, और हर बूथ पे जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं अगर। बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। और यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार
इंदुराज नारवाल तस्वीरें इंदुराज नरवाल की है जो यहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे ताकि किसी भी चीज की गड़बड़ी ना हो उसका जायजा ले रहा है। हालांकि उन्होंने देखा है आप जीत को लेकर आश्वस्त है कि उनकी जीत होगी और लगातार इंदुराज नरवाल यहाँ पे हैं मौके पे और यहाँ पे जायजा ले रहे हैं। हालांकि इंदुराज नरवाल आए हुए हैं और जायजा लेने के लिए यहाँ पे की बात करें लाइन आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है और बार बार हम इंदुराज नरवाल की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ये प्रत्याशी हैं। हालांकि हर मौके पर कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पत्रकारों से बात कर रहे हैं जी नरवाल है क्या यहाँ पे सरकार का मेरे खिलाफ व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आए इनका इन्होंने आरोप भी लगाया है कि राष्ट्र में कुछ शराब की बात बांटे गए। हालांकि इनका आरोप मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आप चंडीगढ़ जाने की तैयारी है? बिल्कुल चंडीगढ़ जाने की तैयारी है। टक्कर कितनी नहीं बीजेपी तय कर दिया। चौधरी को चंडीगढ़ भेजेगा और बीजेपी की जमान जब्त होगी। आपने शिकायत भी किया चुनाव आयोग को? चुनाव मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे हैं सरकार ने। शराब बांटी, पैसा बांटा, सिलेंडर बांटा, कोई क्या नहीं किया। ये गरीब किसान के बेटे के खिलाफ इन्होंने जो षड्यंत्र अभी बड़ौदा की 36 बिरादरी उनको जवाब देगी और इसका जवाब बीजेपी की जमान। आप अभी जा रहे हैं देखिए ये इंदुराज नरवाल ये जल्दी में है और तमाम जितने पोलिंग बूथ है सब पे जाना है और यही वजह है कि ये जल्दीबाजी में भी पत्रकारों से भी बात और यहाँ पे इंदुराज नरवाल जिसको लेकर आश्वस्त है उनका कहना है कि जीत उनकी सुनिश्चित है। वो चंडीगढ़ जाएंगे लगातार। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कहा कि हमने शिकायत भी कर दी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जो मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। देखिए ग्लव्स लगाकर वो महिलाएं हैं वो ग्लव्स लगा रही है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तमाम चीजें हैं जिसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ग्लव्स की बात करूँ मैं सैनिटाइजर की बात करूँ जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन की बात करूँ तमाम चीजें हैं लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं हैं। बात करेंगे आप लोग वोट डालने के लिए आए हैं। कैसा विधायक चाहिए आप लोग जो विकास करे? क्या विकास हुए हैं गाँव में? विकास हुए हैं आप क्या कहेंगे? फैसिलिटी बहुत बड़ी है। महिलाएं हैं आप लोग भी महिलाओं की मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए आए हैं। क्या वजह है? हमारा हक है और हम भी चाहते हैं। जो महिलाएं घर से नहीं निकल रही है वोट डालने के लिए उससे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं मोस्टली सभी आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है अगर हम वोट देंगे तो हमारे गांव का विकास होगा। अच्छा उम्मीदवार बनेगा तो काफी अच्छी फैसिलिटी हो सकती है गांव में। तो ये देख सकते हैं ये वोट की पावर है। ये महिलाएं हैं जिसके हम बार बार जिक्र करते हैं कि किस तरह से इनमें उमंग है जोश है। आप भी यहाँ पे वोट डालने आए हैं इसी गाँव से आप क्या किस मुद्दे पे वोट डालेंगे इस बार आप लोग? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं लगातार जिनका कहना है कि विकास के नाम पे वोट डालेंगे और उनका जो कैंडिडेट होगा जो जिनको वोट डालेंगे वो यहाँ का विकास करवा सके। तो कहीं ना कहीं पुरुषों की हमने बात की लेकिन महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ये वो पोलिंग बूथ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर महिलाएं भी हैं। आगे का भी मैं कहूँगा अपने कैमरा से आपको मतदाताओं में काफी उत्साह जो है। लेकिन ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे आप देखा आपने इंदुराज नरवाल यहाँ पे पहुंचे। इंदुराज नरवाल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से उन्होंने जीत को लेकर आश्वस्त अपने आप को आश्वस्त उन्होंने किया कि उनकी जीत होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन गेट है जहाँ से लोग को पहले पहचान पत्र दिखाना होता है। पहचान पत्र दिखाकर उसको अंदर भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सामने यहाँ पे देख सकते हैं जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वो यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ बनाए यहाँ पे यहीं पे इसी पोलिंग बूथ पे योगेश्वर दत्त कुछ देर में आएंगे यहाँ पे और योगेश्वर दत्त यहाँ पे आकर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल मुकेश आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ौदा गांव से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बड़ौदा गांव में अभी क्या स्थिति है। संजय, बड़ौदा में जो मतदाता हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर खास करके?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद तमाम गांव के लोगों में काफी उत्साह है और काफी जोश के साथ लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आज मौजूद हो रहे हैं। मैं बात करूं बड़ौदा हलके की और बड़ौदा गांव में इस समय में मौजूद हूं। बूथ नंबर जो मतदाता केंद्र नंबर है वो 123 है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इस बूथ नंबर पे आ रही है, यहाँ 2 मशीन ईवीएम मशीन लगाई गई है जो एक सुबह से ही उसमें कोई तकनीकी की खराबी के कारण वो चल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जो वोट प्रतिशत है वो कम है, क्योंकि 2 मशीन है उसमें से एक खराब हो जाती है, दूसरी में थोड़े से जो लोग हैं उसकी लाइन थोड़ी लंबी जरूर कह सकते हैं और दूसरी तरफ मतदान हो ही नहीं रहा। हालांकि जो इंजीनियरिंग विंग की जो टीम है वो मौके पे मौजूद जरूर है, लेकिन पिछले मैं बात करूं पौने 2 घंटे से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई है। एक ये बड़ा कारण है जो वोट जो परसेंटेज है मैं बात करूं वो काफी कम देखने को मिल रही है बड़ौदा गांव के अंदर। हालांकि लोगों में क्या वोटिंग वहां चल रही है या मशीन खराब होने की वजह से अभी मतदान वहां रुका हुआ है? वोटिंग चल रही है? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से मैं बात करूं 2 मशीनें हैं उसमें से एक खराब है। सुबह जिस समय मतदान शुरू किया गया तभी से उसमें कोई तकनीकी खराबी के कारण वो नहीं चल पा रही है। हालांकि इंजीनियरिंग विंग के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो वोट की गति है वो कम हो जाती है, क्योंकि मशीन जब चलेगी नहीं तो लोग अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक मशीन पे लोग मत डाल रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज जो सामने निकल के आ रही है, डोर स्टेप सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, कोविड-19 के चलते उनको ध्यान में रखते हुए एक ये कदम उठाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन लोग उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। लोगों के घर जब वोट के लिए जब टीम जाती है तो वो मना कर देते हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम बूथ पर जाकर अपना जो मत है वो देंगे। हालांकि सरकार ने ये सिर्फ कोविड-19 के चलते किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार पूरी दुनिया में बरपर रहा है, उसी के चलते ये स्टेप लिया गया था, लेकिन उससे पब्लिक नाखुश नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम अपने बूथ पर आकर ही वोट डालेंगे। बड़ौदा गांव के जो हालात है वो मैंने जो दर्शक है उनको साझा किए। इसी तरीके से लोग काफी घर से बाहर निकल के जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो ईवीएम मशीन खराब होना है। इसी के कारण जो वोट प्रतिशत है या फिर जो वोट डलने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल रही है। तो वो मशीन खराब होने की वजह से वहां 2 मशीन है, लेकिन एक मशीन खराब होने की वजह से दिक्कत आ रही है और काफी समय लग रहा है लोगों को। साथ ही आप जानना चाहेंगे आपसे संजय कि जिस तरह से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, क्या आपकी बात उनसे हुई है? किस मुद्दे पर वो वोट करना चाहते हैं? उनका क्या कहना है? इसको लेकर भी बातचीत हुई है लोगों से आपकी? जी बिल्कुल, खाली मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं क्योंकि अभी अंदर बूथ से आ रहे हैं, ईवीएम मशीन के हैं, क्योंकि इनका वोट यहाँ है, लेकिन इनको मना कर दिया गया है कि आपके यहाँ वोट नहीं, आप वोट नहीं डाल सकते हैं। नाम बता दीजिए सर। मैं अजीत सिंह नाम है। ठीक है, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको अंदर? सर मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 123 बूथ। संजय आपको रोकना चाहेंगे, मुकेश मंडल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, अभी क्या स्थिति है आप जहां पे है? देखिए बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप देखो उनको भी रोको भाई साहब। लेकिन योगेश्वर दत्त की हम बात कर रहे हैं, योगेश्वर दत्त भी यहाँ पहुंच गए हैं और योगेश्वर दत्त बीजेपी के प्रत्याशी है। देख सकते हैं योगेश्वर दत्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। योगेश्वर दत्त से भी हम बातचीत करेंगे। नहीं कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं पड़े शांति अभी तक फिर भी पूरे बड़ौदावासियों से अपील करता हूँ कि बड़े शांति से प्यार से चुनाव है, अपना मतदान करें, अपना भाईचारा बनाए घटना न घटे। चुनाव का दिन है, उत्साह है या नर्वसनेस गाँव है। उन्होंने बातचीत भी की हमसे और यही कहा कि अपने गाँव में यहाँ पे पोलिंग बूथ पे और खुद जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। चुनाव को संपन्न कराया योगेश्वर दत्त खुद यहाँ पे आप पत्रकारों से बात कर रहे हैं। योगेश्वर दत्त जीत को लेकर आश्वस्त है। निश्चित उन्होंने कह दिया, पहले ही कह दिया कि कोई चक्कर नहीं है और योगेश्वर यहाँ पे खुद पहुंचे
हैं, रजावर हैं यहाँ पे। योगेश्वर जी, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जब आप हरियाणा भवन पहुंचे थे, तमाम खिलाड़ी आपके साथ मौजूद थे, कितने आश्वस्त थे उस दिन और आज क्या दिख रहा है? कभी भी आश्वस्त थे और आज भी आश्वस्त। क्या लग रहा है जीत का मार्जिन कितना होने वाला है? देखिए बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी। यहाँ पे आप खुद वोट डालने आए हैं? हाँ, जीत होगी, आज गठबंधन फायदा मिला, जेजेपी का 20 समर्थन है आपको? देखिए दिन रात देखते करेगा तो दिन रात मैंने दोनों पार्टियों में बड़े नेता गिरफ्तार किया, तो बताइए कि हम क्या विजन लेके आए हैं, क्या हमारी सोच है बड़ौदा गांव बढ़ाने के लिए, उस चीज का फायदा। रेसलिंग में और इसमें कितना फर्क मानते हैं? ये दोनों एक ही चीज का, दोनों चीजें अलग अलग। लेकिन इस बार यहाँ चंडीगढ़ की जनता आपको यहाँ से चंडीगढ़ भेजेगी विधानसभा में? पूरी मन बना है कि भाई यहाँ से इस बार कमल खिलाना है, गठबंधन जिताना, हर बड़ौदा के हक की, बड़ौदा के विकास की लड़ाई है, उसी के ऊपर ये अच्छी चुनाव। दूसरे कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं? देखिए हम अपने आप को देखते हैं, हमारी कोशिश है कि अपनी लाइन लंबी करो, अपनी लाइन लंबी करेंगे। योगेश्वर दत्त जिसे हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे और यहाँ पे पहुंचे हैं, योगेश्वर दत्त खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जीत को लेकर आपने देखा कि आयत है, सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि दूसरों से नहीं बल्कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और जो योगेश्वर दत्त का साफ कहना है कि जीत को लेकर वो आश्वस्त है, लेकिन योगेश्वर दत्त वोट डालते हुए भी अब दर्शकों को मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं लगातार योगेश्वर दत्त और जीत को लेकर काफी उत्साहित है, आश्वस्त है। और यहाँ पे तमाम जो मीडिया कर्मी है उसका भी निवाला लग गया है यहाँ पे लगातार। जो योगेश्वर की हम बात करें तो योगेश्वर दत्त, हालांकि हमने उनसे सवाल भी किया है कि रेसलिंग और कितना फर्क मानते हैं, तो उन्होंने कहा दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए अभिवादन कर रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और योगेश्वर दत्त खुद यहाँ पे देखिए दो रेसलर मिल रहे हैं यहाँ पे योगेश्वर दत्त अपने साथियों के साथ, और यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि उनका भी यहाँ पे वोट है, यहाँ पे योगेश्वर दत्त खुद वोट डालने के लिए आए हुए हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी के साझा कैंडिडेट हैं वो योगेश्वर दत्त यहाँ पे पहुंच गए हैं और लगातार योगेश्वर दत्त को आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित है। लगातार सबसे पहले उन्होंने मंदिर में गए, उन्होंने मत्था टेका है, उसके बाद जाकर वो यहाँ पे पहुंचे हैं, अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचे हैं जहाँ पे वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मतदान करेंगे। और लोग जो है वोट के साथ हैं, तो ये सीधी तस्वीरें यहाँ पे लोगों को भी देखो यहाँ बीजेपी और जेजेपी के साझा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त अपने गांव में पहुंचे और वोट डालने के बाद यहीं से जानते एक किसी का उत्सव देखने को उठाया है पूरे लगातार। योगेश्वर दत्त की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे योगेश्वर दत्त पहुंचे हुए हैं और यहाँ की पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन योगेश्वर दत्त खुद यहाँ पे पहुंचे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और खुद योगेश्वर दत्त इसी पोलिंग बूथ पे आए हैं यहाँ पे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, यहाँ पे मतदान करने के लिए। और लगातार सुबह से ही हम अपने दर्शकों को कह रहे थे कि ये योगेश्वर दत्त का जो गांव है यहीं पे उनका वोटर भी, यहाँ के वोटर भी है और यहीं पे वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपने देखा, आपने ये तस्वीरें देखी कि जो किस तरह से योगेश्वर दत्त ने प्रधानमंत्री का जो नारा है स्वच्छता की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिला। किस तरह से जो जूठे जो पत्तल थे उसको उन्होंने उठाया, अपने हाथों से उनको साइड किया है। और अब योगेश्वर दत्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं। उसके बाद योगेश्वर दत्त यहीं पे पोलिंग बूथ पे आकर अपना वोट डालेंगे। यहाँ पे इस पोलिंग बूथ पे आए हैं योगेश्वर दत्त। हालांकि इसके बाद तमाम जायजा भी लेंगे, तो तमाम जगह भी जाएंगे, वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो वोटर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जाएंगे ताकि किसी भी चीज की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, तमाम चीजें हैं। हालांकि कैंडिडेट की जिम्मेदारी और धड़कनें आज ज्यादा बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वो खुद वोट डालने आते हैं, दूसरी तरफ उनके लिए लोग मतदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। और आप यहाँ पे योगेश्वर दत्त पहुंच रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे योगेश्वर दत्त सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को। उसके बाद यहाँ पे ग्लव्स और योगेश्वर दत्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। भाई अंदर नहीं जाएंगे, अंदर
अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से अंदर आप पहुंचे हैं, अंदर पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं तमाम चीजों का, वो जायजा ले रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो पोलिंग एजेंट है उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और ये मुलाकात लोगों से कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी न हो उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और ये यहाँ पे और अंदर भी जाओ, पोलिंग एजेंट है उनसे बात कर रहे हैं, तमाम चीजें आप देख सकते हैं लगातार आप देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं आप इसी रास्ते में जो नेक्स्ट पोलिंग बूथ है यहाँ पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी के जो कैंडिडेट है योगेश आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलिंग एजेंट से वो बातचीत कर रहे हैं, लगातार नजर आ रहे हैं, योगेश आसपास नजर आ रहे हैं यहाँ पे। किस तरह का माहौल है अब आपको गाँव में आप अभी मैं पूरे गांव में बहुत अच्छा माहौल है, सभी तकरीबन वोट डालने मीडिया का भी जमाना है लगातार। हमने बात की जिस तरह से हमने उससे सवाल किया था कि क्या जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, दूसरे कैंडिडेट को आप कितने अपने से दूर देखते हैं, कितना नजदीक देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहते हैं कि मैं अपनी देखता हूँ, दूसरे की बात नहीं पता, लेकिन यहाँ की जनता है वो मुझे यहाँ से चुनाव जितवाकर चंडीगढ़ भेजेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी जिस तरह से दोबारा इन पे विश्वास जताया है कि जिस तरह से योगेश्वर दत्त पे विश्वास जताया है और यही वजह है कि दूसरी बार उनको टिकट दिया गया है। और इस बार योगेश्वर दत्त को जो टक्कर है वो कांग्रेस कैंडिडेट इंदुराज नरवाल से, हालांकि इंदुराज नरवाल की बात करें तो कुछ देर पहले ही इसी पोलिंग बूथ पे इंदुराज नरवाल भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पे तमाम सुरक्षा का जायजा लिया। कैंडिडेट है यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरियाणा में बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षाओं का जायजा ले रहे हैं, कितने जीत को लेकर आश्वस्त है। तो लगातार वो तमाम वोटरों से बात कर रहे हैं, लगातार जो लोगों से बात कर रहे हैं जाएंगे अंदर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आएंगे और यहीं से हालांकि लाइनें भी यहाँ पे लगी हुई है, जो वोटर्स हैं लाइनें भी लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे योगेश्वर दत्त यहाँ पे खुद अभी हालांकि पत्रकारों से घिरे हुए हैं, मीडिया से घिरे हुए हैं। सबसे पहले हमने योगेश्वर दत्त से बातचीत की थी और यहाँ पे हम वापस आते हैं वोटिंग को देख सकते हैं, एक एक करके अंदर यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनको भेजा जा रहा है और यहाँ पे योगेश्वर दत्त पहुंचे खुद जायजा लेने के लिए, मीडिया से बातचीत करने के लिए योगेश्वर दत्त पहुंचे हैं। और ये जो पोलिंग बूथ है मतदान के लिए संख्या 2 यहाँ पे योगेश्वर दत्त पहुंचे हैं। भैंसवाल गाँव है, गाँव है, इस गाँव से योगेश्वर दत्त हैं और बीजेपी जेजेपी के साझा कैंडिडेट है। लेकिन अब देख सकते हैं जिस तरह से योगेश्वर दत्त की बात हम कर रहे हैं, योगेश्वर दत्त आप देख सकते हैं योगेश्वर दत्त यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे और ये मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे, मतदान केंद्र के अंदर जाने के बाद वो लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से सुरक्षा का जायजा लेंगे ताकि कोई चीज गड़बड़ी तो चल रही है, तमाम चीजों का वो जायजा। जिम्मेदारी भी बनती है जब आप कैंडिडेट होते हैं तो आपके पास डबल जिम्मेदारी होती है कि आपको तमाम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे भी जाना है, लोगों से बातचीत भी करनी है, तमाम मुकेश आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहाँ पे काफी लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि जो लोग वहां मतदान कर रहे हैं उनका आधार क्या है वोट देने का, क्या आपने उनसे बातचीत की, क्या कहना है उनका कि क्या मुद्दा है इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि 4 साल के लिए एक विधायक चुनना और विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो लोग किस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, क्या इसको लेकर मतदाताओं ने कुछ कहा आपसे? कोविड को भी मद्देनजर रखते हुए देखिए लगातार विकास के नाम पे वोट डालने की बात कर रहे हैं मतदाता यहाँ पे और लगातार कह रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। आप देख सकते हैं जा रहे हैं यहाँ पे मतदान करेंगे और
हनुमान जी की पूजा की, उसके बाद अपने घर पहुंचे और जायजा ले रहे हैं। और बड़ौदा से लगातार हमारे साथ संजय राठौर भी बने हुए हैं। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास आएंगे, लेकिन चलते हैं बड़ौदा जहां पे संजय राठौर हैं। संजय, आप अपनी बात आगे पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं खाली बात करूं, जिस तरीके से आज सुबह से चुनाव स्टार्ट हुआ है तो लोगों में काफी उत्साह के साथ साथ जोश भी देखने को मिल रहा है। और आपने एक बार सवाल किया था कि लोगों का आधार क्या है। मैं बात करूं बड़ौदा हल्के की 54 गांव बड़ौदा हल्के में आते हैं, लेकिन अभी भी विकास के मामले में बड़ौदा हल्का काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो लोगों का यही है साफ तौर पर कि विकास के नाम पे ये जिसको भी चुनेंगे, जिनकी भी किस्मत आज ईवीएम मशीन में ये कैद करेंगे, तो वो विकास के नाम पे, क्योंकि 4 साल के लिए जो भी विधायक बनेगा वो जनता की सेवा के लिए, इनके सुख दुख में खड़ा हो, इनके हल्के के विकास के लिए, इनके गांव के विकास के लिए। क्योंकि जो बड़ौदा हल्के की मैं बात करूं, जो भी अभी तक प्रत्याशी यहां से जीत के गए हैं वो भारी क्षेत्र से थे, लेकिन इस बार दोनों पार्टी की मैं बात करूं, बीजेपी की बात करूं या फिर कांग्रेस की बात करूं या फिर इनेलो की मैं बात करूं, जो पार्टियां तीनों ने ही हल्के के जो प्रत्याशी उनको इस बार टिकट देने का काम किया। और तमाम पहलू पे मैं बात करूं तो पूरी जनता का बात कर लेता हूं, पूरे हल्के की बात कर लूं, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे आज वोट जनता दे रही है कि गांव का किस तर्ज पे विकास कर सके। और दूसरी बात, जिस तरीके से करीबन 1,84,000 वोट हैं, तो उसमें से जितने ज्यादा परसेंटेज वोट होगा उतना ही बड़ौदा हल्के के लिए अच्छा होगा जनता के लिए। क्योंकि हरियाणा न्यूज सुबह से ही अपील कर रहे हैं कि जो भी आज बड़ौदा हल्के के अंदर मौजूद है वो घर से बाहर निकले और अपने मत का उपयोग करें, प्रयोग करें। जी खालिद। बिल्कुल संजय, यहाँ जाति का चक्र भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जाट बहुल इलाका है और यहाँ से जो जातीय समीकरण है उसको तोड़ना मुश्किल रहा है। सीएम ने भी अपील किया था और खुद योगेश्वर दत्त ने भी अपील किया था कि आप जाति से उठकर वोट करें। क्या यहाँ पे जाति का वो चक्र टूटता हुआ नजर आ रहा है या फिर लोग जाति में ही उलझे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूं 1,84,000 वोट है, उसमें से 1,05,000 के करीब जो जाट वोट है वो यहां देखने को मिलती है। और अदर जो 80,000 वोट है उसमें तमाम बात करें 35 बिरादरी के जो लोग हैं वो उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। पिछली 3 योजनाओं की मैं बात करूं, कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और एक बार फिर आज कांग्रेस की तरफ से जो हल्के की एक डिमांड थी कि हल्के का जो उम्मीदवार है वो खड़ा किया जाए। तो वो तमाम वो सारी चीजें, क्योंकि जाति समीकरण यहाँ मैं बात करूं जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव देखने बिल्कुल जाति समीकरण पे और बात करेंगे। संजय आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटते हैं, लेकिन उससे पहले अभी सुर्खियों का रुख करेंगे। तो बड़ौदा पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा से ही आ रही है, जहां लगातार वोटिंग हो रही है, वोटिंग जारी है। बड़ौदा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक यह मतदान चलेगा और इसको लेकर मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज इस उपचुनाव पर महा कवरेज लगातार कर रहा है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है, कैसे यहां कोविड से सावधानी बरतने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि कोई असामाजिक तत्व बाहर से बड़ौदा में ना एंट्री कर सके। इसके अलावा अगर बात मतदाताओं में उत्साह की करें तो मतदाताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है और लोग वोट करने के लिए घर से निकल रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान से पहले कैसे कोविड से एहतियात बरतना है उसको लेकर भी लोगों को वहां पे एक तरह से दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लोग उस दिशा निर्देश का पालन भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात सुरक्षा की करें
तो सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं यहां पर। बड़ौदा में संवेदनशील और अति संवेदनशील भी बूथ घोषित किए गए हैं, जिसमें 20 गांव ऐसे हैं जिसको अति संवेदनशील बूथ घोषित किया गया है। 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांव की है। पुलिस की यहां पे जो रिस्पांस का समय है वो 5 से 10 मिनट का दिया गया है। अगर कहीं किसी तरह की कोई बात होती है तो पुलिस 5 से 10 मिनट पर मौके पर पहुंचेगी। 47 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं जो सुरक्षा के इंतजामों का ध्यान रख रही हैं। इसके अलावा बूथ पर आशा वर्करों की भी तैनाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और अभी तक अगर आप घर से नहीं निकले हैं और आपने वोटिंग नहीं किया है तो आप भी मतदान केंद्रों तक पहुंचिए। अगर आप बड़ौदा में हैं तो आप मतदान केंद्रों तक पहुंचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। बिल्कुल स्मूथली इलेक्शन चला हुआ है। मॉक पोल भी स्मूथली हो चुका है। इलेक्शन भी ठीक ठाक चल रहा है और कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक ठाक है। कोविड-19 की गाइडलाइन भी बिल्कुल प्रॉपर ढंग से पालन की जा रही है। तो मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और शाम को 6 बजे तक यह मतदान चलेगा, जिसको लेकर कुछ देर पहले ही हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नारवाल मतदान केंद्र पहुंचे, वोटिंग किया और साथ ही जीत का दावा भी किया और जीत का अंतर भी बताया कि 50,000 वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा उनके बाद बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने भी जीत का दावा किया। वो भी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। तो साथ ही लोगों को उन्होंने वोट की अपील भी की कि लोग मतदान केंद्रों पर आएं और मतदान करें। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन हो रहा है, दूसरी तरफ लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस सुरक्षा को लेकर सतर्क है। बड़ौदा को 6 जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक डीएसपी की तैनाती हुई है और एक डीएसपी के नीचे 10 इंस्पेक्टर को लगाया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। और सुबह से ही मतदाताओं में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि चलिए अब बड़ौदा सीट का जो इतिहास है उसके बारे में बताते हैं आपको। 1967 में यहां से आरधारी कांग्रेस के जीते थे। 1988 में 68 की बात करें तो श्यामचंद्र यहां से जीते थे। उसके बाद तो ये जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह हम आपको बड़ौदा के सीट के बारे में बता रहे हैं कि यहां से कब किसने इस सीट पर कब्जा किया और कब किस पार्टी का यहां विधायक रहा। 2009 से यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है इस सीट पर। दो 2009 में श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के जीते। 2014 में भी उन्होंने जीत दर्ज की और 2019 में भी, लेकिन उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। तो बड़ौदा में वोटिंग जारी है। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वोट देने के बाद लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है? देखिए योगेश्वर
जो मतदान केंद्र है उनका 200 उस पर पहुंच चुके हैं। पहले तो उन्होंने जायजा लिया, लेकिन अब मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लाइन में लगे हुए देखिए बिल्कुल तरीके से जिस तरह से तमाम जो वोटर्स हैं, जिस तरह से तमाम वोटर्स लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं। और यही वजह है कि योगेश्वर दत्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं और लाइन में यहाँ पे लंबी लाइन है, उस बीच में योगेश्वर दत्त पीछे लगे हुए थे। देखिए बिल्कुल जैसे आम नागरिक यहाँ पे अपना मतदान के लिए मताधिकार का प्रयोग करना आया है, वैसे ही योगेश्वर दत्त खुद जो बीजेपी उम्मीदवार है वो आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे लाइन में लगकर यहाँ पे जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लगकर ही गाँव वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन में लगकर वो वोट डालने के लिए आए हैं। साझा उम्मीदवार हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे योगेश्वर दत्त की, तो आपने देखा सुबह से उन्होंने मंदिर में पूजा की, उसके बाद जाकर उन्होंने जो मतदान केंद्र है उस पे उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद जाकर कहीं न कहीं योगेश्वर दत्त खुद यहाँ पे पहुंचे हैं, जो उनका गांव भैंसवाल गांव है वहां पे पहुंचे हुए हैं और खुद जो मतदान केंद्र है 200 अब वहां पे वो पहुंच के अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अभी लाइन में लगे हुए हैं जहाँ पे वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, लाइन में लग के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लाइन में लगे हुए योगेश्वर दत्त आम नागरिक की तरह लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे योगेश्वर दत्त आप खुद बातचीत करूंगा मैं योगेश्वर दत्त से। जिस तरह से आप देख सादगी के तहत क्योंकि देखते हैं अमूमन जो कैंडिडेट होता है उनके पास समय नहीं होता है और लगातार वो कैंडिडेट जो सबसे पहले आकर वोट डाल के चले जाते हैं। योगेश्वर दत्त की हम बात करें, योगेश्वर दत्त देख सकते हैं हाथ में पर्ची भी है। देखिए जब आप वोट डालने जाएंगे हमारे दर्शकों के पास दिखाइए हाथ में आप पर्ची लेके जा रहे हैं। ये देखिए योगेश्वर दत्त खुद दिखाई सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं आम नागरिक की तरह यहाँ पे। योगेश्वर जी दोबारा मैं वही क्वेश्चन करूंगा आपसे, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और जिस तरह से सादगी यहाँ पे देखिए आपकी, जिस तरह से आप कहते हैं योगेश्वर दत्त में सादगी है, स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं और वही नजारा देखने को मिला यहाँ पे। देखिए आज लोगों के साथ लाइन में कोई बड़ा कोई बड़ा नहीं, अमूमन वोट की ताकत से अमूमन दिखाया था जो कैंडिडेट है सबसे पहले आके वोट डाल के चले जाते, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ लाइन में पीछे आए और लाइन में लगे और लाइन के तहत जा रहे हैं आप। जरूरी है देश देना, संदेश पहुंचना। मेरा गाँव है, चाहूँ तो मैं भी जा सकता हूँ, मेरे गाँव वाले सबसे आगे करते हैं, पर ये आगे सबके हक की लड़ाई है, सपोर्टिंग सबके बराबर। ये जो वोट है सबकी बराबर की ताकत है, इतनी प्रधानमंत्री की वोट की ताकत बड़ा इस लाइन में जो खड़े हैं वो दिखाते कि ये वोट सबके लिए बराबर और इस लाइन में सभी कोई छोटा बड़ा। क्या लगा जो था मतदान का पिछली बार उसको क्रॉस करेगा इस बार? बिल्कुल आज के लिए 12 से 2 घंटे गाँव से असमंजस की स्थिति थी। आज सब कुछ चली समर्थन के 1 लाख राशि भी दी है आपको पहले भी जब मैं कुश्ती करता था, जब मैं कुश्ती लड़ता था तभी भी मेरा मान सम्मान करते थे, पूरा गाँव वासी। और आज अभी भी उन्होंने हर चुनाव में मेरे साथ केसी बांगड़ जी जो बीजेपी से हैं, तो मेरे गाँव में और हमारे जो पूर्व में आजाद प्रत्याशी MLA किताब सिंह मलिक जी, सभी ने बहुत ज्यादा। एक सवाल था, किसान जिस तरह से कह रहे थे जो MSP को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पे आके कह दिया यदि MSP खत्म होगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। चीजें बताई है कि किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसानों के हित का ये 3 निर्देश है, ये कांग्रेस ने। और यही वजह कि मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया कि यदि MSP को खत्म होगा तो सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा और लोगों का समर्थन मिला उसके बाद। पता तो है भाई जो सभा में पंचायत में ये बड़ी बात हो रखी है, तो वो चीजें ठीक है, मुख्यमंत्री जी भाई ठीक होंगे और कांग्रेस ने जो भ्रम फैला दो लोग पता लगने लगा। तो योगेश्वर दत्त देख सकते हैं यहाँ पे बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और लगातार अब आप देखिए योगेश्वर जी यहाँ पे खुद पहुंचे हैं, यहाँ पे लगातार जैसा बात कर रहे थे और यहाँ पे वोट डालने के लिए खुद पहुंचे हैं। देखिए अंदर जाएंगे बातचीत करेंगे लोगों दिलाया जाएगा, ID है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद सामने आप देख सकते तस्वीर यहीं पे ये और यहीं अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि अभी लाइन में लगी हुई है तो लाइन में लगकर और तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, अंदर जाएंगे जहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं।
रख लो मेरे सिर पे टिका लो मेरे आगे क्या अंदर घुस गए। तो योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए साफ दावा किया है कि उन्हें जीत मिलेगी और जीत कर वो चंडीगढ़ तक पहुंचेंगे। इससे पहले भी कई नेताओं और मंत्रियों ने बड़ौदा की जनता से अपील की थी कि अगर योगेश्वर दत्त जीत कर आते हैं तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और शायद इसीलिए ज्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं योगेश्वर दत्त और जीत के प्रति वो आश्वस्त भी हैं और उम्मीद भी उनकी काफी है। पिछले चुनाव में पिछड़ गए थे लेकिन इस चुनाव में उनको उम्मीद है कि इस बार बड़ौदा की जनता उनको सर पे बिठाएगी, सरताज बनाएगी। लगातार मुकेश मंडल हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी पहुंचे थे, कांग्रेस के इंदु राज नरवाल और मतदान केंद्र पर अभी पहुंचे हुए हैं योगेश्वर दत्त, दोनों ने ही जीत का दावा किया है। जनता का मूड वहां पे किस तरह का है? जनता क्या सोचती है, क्या कहती है जनता? और किसी ने पकड़ लिया क्या? अंदर गए और यही वजह है कि आपने देखा जायजा लिया है, यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने जायजा लिया। उसके बाद आप ट्रेन देख रहे होंगे, लाइव तो मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त और वोटिंग करने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही लोगों से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप घरों से बाहर निकलें और वोट करें। खुद सीएम ने भी ट्वीट करके लोगों से वोट की अपील की है। इसके अलावा हरियाणा न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अगर आप मतदान केंद्रों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो निकलिए घर से, जाइए मतदान केंद्र पर, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आज का जो दिन है एक महापर्व की तरह होता है। आज वैसे तो 5 साल जनता जो है नेताओं की बात सुनती है, लेकिन आज जनता के पास वो हक होता है कि वो आज अपना फैसला सुनाए और आज मौका है। आप घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्रों तक पहुंचिए और वोट कीजिए और लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी अपना सहयोग कीजिए। बड़ौदा में करीब 1,84,000 जो मतदाता हैं आज वो अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, करीब 2.5 घंटा का समय निकल चुका है वोटिंग का और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसको लेकर मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें भी दिख रही हैं, लोग घर से निकल भी रहे हैं, लेकिन इसमें और रफ्तार लाने की जरूरत है। अगर बड़ौदा गांव की बात करें तो वहां 2 मशीनें थी ईवीएम की, एक खराब होने की वजह से लोगों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मतदान वहां भी चल रहा है। पूरे बड़ौदा हलके में 280 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 20 ऐसे बूथ हैं जिसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का जो रिस्पांस देने का समय है वो 5 से 10 मिनट का है। पूरे बड़ौदा को करीब 6 जोन में बांटा गया है ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। इसको लेकर एक जोन में एक डीएसपी को तैनात किया गया है, उनके अंडर में 10 इंस्पेक्टर हैं। जो भी बड़ौदा से लगती हुई जो सीमाएं हैं उन पर विशेष तौर पर नजर रखा जा रहा है ताकि कोई असामाजिक तत्व बड़ौदा में एंट्री करके शांतिपूर्ण मतदान में खलल न डाले। आज जनता की बारी है। अब तक तो जनता नेताओं की सुनते आ रही थी, मतदान से पहले नेता दांव चल रहे थे, लेकिन अब जनता का समय शुरू हो गया है और जनता अब अपना दांव आजमा रही है और सुबह से ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार वोटिंग कर रही है। आज जिन उम्मीदवारों की किस्मत
का फैसला होना है। उसमें बीजेपी के योगेश्वर दत्त, कांग्रेस के इंदुराज नरवाल और इनेलो उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। हालांकि यहां पर 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच माना जा रहा है। खास करके कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ये सिटिंग सीट रही है। यहां से श्री कृष्ण हुड्डा, जो कि 2009 से लगातार जीतते आ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, उनका निधन हो गया था और उसके बाद यहां पर ये उपचुनाव कराया जा रहा है। पिछले जो 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस बार योगेश्वर पिछड़ गए थे, 2 नंबर पे जरूर रहे थे, करीब 4,500 के मतों से पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार उम्मीद है योगेश्वर दत्त को कि वो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि पिछले बार जेजेपी भी मैदान में थी और इस बार जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है और संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर योगेश्वर दत्त पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि योगेश्वर दत्त ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मतदान कर दिया है, मतदान केंद्र पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, वोट डाला है उन्होंने। बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने भैंसवाल कला में मतदान किया है। तो भैंसवाल कला में बूथ नंबर 200 पर योगेश्वर दत्त ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। इससे पहले वो मतदान केंद्र पहुंचे, आम नागरिक की तरह वो भी लाइनों में खड़े रहे, कतारों में खड़े रहे। उसके बाद वो अंदर गए हैं और जाकर वहां पर मतदान केंद्र में अपने मत का इस्तेमाल किया है। भैंसवाल कला में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। बूथ संख्या 200 पर योगेश्वर दत्त ने वोटिंग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के इंदुराज नरवाल के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है और दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो बड़ौदा में आज वोटिंग हो रही है और इसी को लेकर बूथ नंबर 200 पर योगेश्वर दत्त पहुंचे थे और अपने मत का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है और करीब 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि योगेश्वर दत्त वोटिंग करने के बाद इस्तेमाल किया है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार पहुंचे थे मतदान केंद्र पर, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं की, सिर्फ जायजा वहां से लेकर निकल गए। लेकिन बूथ संख्या 200 पर योगेश्वर दत्त पहुंचे हैं, उन्होंने मतदान किया है और साथ ही लोगों से भारी संख्या में वोट की अपील भी की है। तो बड़ौदा में आज कौन बड़ौदा का विधायक बनेगा, इसको लेकर वोटिंग जारी है और इसी के तहत बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त मतदान केंद्र संख्या 200 पर पहुंचे और अपने मतों का इस्तेमाल किया। लगातार वोट की अपील एक तरह से उन्होंने की है। तो अगर आपको बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर एक तरह से उम्मीदवारों से ज्यादा ये जो उपचुनाव है वो नेताओं के लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई है। हर तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये 10 नवंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे।
बीजेपी से योगेश्वर दत्त मैदान में हैं। बीजेपी ने उन्हें दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है बड़ौदा से। इसके अलावा इंदुराज नरवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जोगेंद्र मलिक इनेलो से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो बड़ौदा में जातीय समीकरण भी काफी अहम रहा है और इसी को तोड़ने के लिए बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त मैदान में हैं और कई बार उन्होंने लोगों से अपील की कि जाति से ऊपर उठकर वोट करें, क्योंकि जो बड़ौदा विधानसभा सीट है वहां पर सबसे ज्यादा वोट जाट मतदाताओं की है। इस लिहाज से यहां पर अगर जाति का चक्र टूटता है तो निश्चित तौर पे अप्रत्याशित रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन देखना है कि इस बार बड़ौदा विकास पर वोट करता है या फिर पिछले जो ढर्रे हैं उसी पे चलता है। 2009 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। उससे पहले 2 बार इनेलो भी यहां से जीत चुकी है। और अब बड़ौदा की बात करें तो बीजेपी जेजेपी के लिए जो बड़ौदा की भूमि है वो बंजर ही रही है, लेकिन इस बार यहां कमल खिलाने के लिए योगेश्वर दत्त लगातार मेहनत कर रहे हैं। और योगेश्वर दत्त उम्मीद भी जता रहे हैं कि उन्हें जीत मिलेगी और वो बड़ौदा के विधायक बनकर यहां विकास की एक नई तस्वीर खींचेंगे। दावे हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मंगलवार किसके लिए मंगल होगा, क्योंकि आज जब मतदान हो रहा है तब भी मंगलवार है और जब 10 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तब भी मंगलवार होगा। अब देखना होगा कि मंगलवार किसके लिए मंगल साबित होता है और किसके लिए अमंगल, क्योंकि अभी जो गेंद है वो जनता के पाले में है और वोटिंग किस आधार पे जनता करती है, पैटर्न क्या होता है, वो जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। हालांकि लड़ाई काफी कांटे की मानी जा रही है यहां पर। तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर विशेषकर कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है। सारे इंतजाम किए गए हैं। आशा वर्कर्स हैं जो यहां पे टेम्परेचर लेने के अलावा लोगों का हैंड सैनिटाइज करवा रही हैं ताकि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन हो सके और लोग इस नियम का पालन करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। मुकेश मंडल संवाददाता हमारे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या योगेश्वर दत्त ने वोट डाल दिया, उसके बाद कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, बिल्कुल योगेश्वर दत्त ने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद योगेश्वर दत्त ने जिस तरह से लोगों का धन्यवाद किया है, अभिवादन स्वीकार किया है, लगातार उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी जीत जनता की जीत होगी, बल्कि और इस जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। मेरी टक्कर किसी से नहीं है, बल्कि मैं इस बार भूपेंद्र जो मलिक है उनका भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें उन्होंने दर्शकों को कही है और दर्शकों से बात की। हालांकि खुश बहुत नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जीत को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और लगातार जिस तरह से जीत को लेकर वो कह भी रहे थे कि मेरी टक्कर किसी से नहीं। हालांकि इंदुराज नरवाल ने कहा है कि मैं जीतूंगा, मार्जिन में 50,000 का रहेगा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त जब वहां पे पहुंचे थे तो पहले उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि आपने एक खास बात दर्शकों ने ये भी देखी होगी कि जो स्वच्छता की हम बात करते हैं और उस स्वच्छता अभियान के तहत जो वहाँ पे जूठे पत्ते पड़े थे जी, उसको भी योगेश्वर दत्त ने उठाया अपने हाथों से और अपने हाथों से उठाकर उसको फिर उन्होंने साइड किया है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी सादगी भी देखी। उसके बाद जिस तरह से सादगी के साथ वो गए थे योगेश्वर दत्त और वो लाइन में लगे, वो वोटरों के लाइन में लगे, जहाँ पे जो आम जनता लगी थी लाइन में, वो लाइन में लगे। उसके बाद जाकर उन्होंने वो अपना मतदान का प्रयोग किया है। उसके बाद वो अब वहां से निकले हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब मैं यहाँ से जो तमाम जो बूथ है वहां पे वो जा रहे हैं और वहां पे बूथों पे वो जाकर जायजा लेंगे। जी।
मुकेश, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बड़ौदा में जब भी चुनाव हुआ है वहां जातीय समीकरण बड़ा हावी रहा है। क्या लगता है इस बार ये जाति का जो चक्र है वो टूटेगा क्या? देखिए, जाति की बात करें हम, चाहे जाति की बात करें या तमाम जो कास्ट की बात शुरू से ही की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो जाति है, एक जाति यानी जाट जाति की बात करें तो जाट वोट बैंक यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन इस बार जो वोटर्स थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम जाति पे नहीं, हम बिरादरी पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो जाएंगे वो हम वोट करेंगे विकास के नाम पर। जो हमारे हल्के का विकास करवा सकता है हम उनको वोट देंगे। और यही वजह है कि जो आपने देखा, जो महिलाओं से मैंने बात की तो महिलाओं ने साफ तौर पे कहा कि वोट उसी को जाएगा जो विकास करेगा। हमने बना लिया मन, जो हमारे हिसाब से कौन सा कैंडिडेट बढ़िया रहने वाला है उस कैंडिडेट को हम वोट देंगे। और यही वजह है कि इस बार आपने देखा कि बढ़ चढ़कर महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, चाहे नए जो वोटर्स आए हैं, युवा वोटर्स, उनकी बात करें, तमाम लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। और सुबह से ही जैसे ही 7 बजे पोलिंग बूथ खुला उसके बाद लोगों का वहां पे हुजूम उमड़ पड़ा और लगातार लोग जो हैं वो अपना मतदान प्रयोग करने के लिए जो मतदान केंद्र है वहां पे पहुंचे। हालांकि आपने देखा कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जी, कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है जो दूसरे वोटर्स के लिए एक मैसेज का काम करेगा कि किस तरह से वो घरों में बैठे हैं, जो अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं, दूसरे के सहारे यहाँ पे कंधे पे दूसरे के सहारे यहाँ पे आकर वोट डालने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें भी आपने देखी, हमारे दर्शकों ने देखी। और तमाम जो 80 की साल की बात करें, 85 साल की बात करें, 90 साल के बुजुर्ग जो है वो बुजुर्ग लगातार जोशों के साथ, एकदम नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ वहां पे पहुंचे थे और अपना मतदान करने के लिए। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, जिस तस्वीरों को देखने के बाद जो लोग अभी तक घर पे बैठे हैं, अभी तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, वो लोग जरूर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। लेकिन हम बात करें योगेश्वर दत्त की, तो आपने देखा कि योगेश्वर दत्त ने किस तरह से यहाँ पे अपना वोट डाला है, किस तरह से उन्होंने वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत की है। और हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है जी कि हालांकि वो जो मुख्यमंत्री का भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि एमएसपी खत्म होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। उस बात को लेकर मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक बड़े कद के नेता का इस तरह का एक बयान बहुत बड़ा बयान है और वो उनको पता है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, किसान के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा, कोई मंडी का एक दाना है वो बिकेगा। तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तभी इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसके बाद उनको किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को फैसला क्या आता है, कौन सा कैंडिडेट जीतकर चुनकर आगे आता है। जी बिल्कुल मुकेश, आप बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में आप हैं और वहां आपने बहुत दौरा भी किया और वहां कई दिनों तक आप रहे भी हैं। वहां की जो विकास की स्थिति है, कई तस्वीरें भी हमने देखी कि स्वास्थ्य केंद्र की बात हो या स्कूल की बात हो, बहुत से ऐसे गांव हैं कि बच्चों को वहां से काफी दूर जाना पड़ता है स्कूल 10वीं और 12वीं के क्लास के लिए। क्या वहां पर इन सब मुद्दों को लेकर भी वोटर कुछ कह रहे हैं? क्या प्राथमिकता है उनकी वहां पर कि ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ होनी चाहिए? देखिए, हालांकि पानी का मुद्दा है एक, हालांकि पानी के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पे जो आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर से कह दिया है कि जो ग्रांट है वो रेज कर दी गई है। हालांकि आचार संहिता लग गई इसलिए वो काम नहीं हो पाया है। तो तमाम चीजें हैं। हालांकि कॉलेज कहीं कहीं जो एजुकेशन की बात करें तो किसी गाँव में स्कूलों की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए और लगातार वो कर भी रहे हैं। इसके अलावा पानी की समस्या है जिसको लेकर भी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, पानी की समस्या है लेकिन उसमें भी काम चल रहा है, सड़कें बन रही है। लेकिन जो और ज्यादा विकास करेगा, जो और ज्यादा हल्के को आगे लेकर जाएगा, हमारा वोट उनको जाएगा। और यही वजह है कि वो जो जनता है, जो बड़ौदा की जनता है, उन्होंने अपना मन बना लिया है किसको देना है। हालांकि हम ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि आपने वोट आज किसको दिया, बिल्कुल ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसीलिए बात इतनी हो पाती है मतदाताओं से कि हम इस बार वोट उसको देंगे जो हल्के का विकास करेगा, जो हमारे सुख दुख में शामिल होगा, जो हमारे हित के लिए सोचेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ौदा की जनता ने अपना मन बना लिया है और इसी मन के अनुसार वो अपना जो वोट है वो डालने पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी मुकेश, साथ ही ये भी एक सवाल है कि जिस तरह से इस उपचुनाव में खास करके भले ही उम्मीदवार मैदान में है उन पार्टियों के, लेकिन उन पार्टियों के बड़े नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं दांव पर है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इससे नाक का सवाल बना लिया है कि यहाँ पर अगर जीत होती है जिस भी पार्टी की, उसको लेकर एक तरह से वार पलटवार का दौर भी शुरू होगा।
क्योंकि दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं, लेकिन किसके दावे में दम है तो 10 नवंबर को पता चलेगा। देखिए, जीत के दावे तमाम पार्टियां करती है, जिसका भी कैंडिडेट रहता है मैदान में, जीत के दावा कैंडिडेट के अलावा और जो उनके पार्टी के नेता होते हैं, दिग्गज नेता, वो जीत का दावा करते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बड़ौदा को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, जिस तरह से बड़ौदा को कहा जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक लगातार रहा है और यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा का एक होल्ड है, एक पकड़ है, तो कहीं ना कहीं जो हम पहले से ही सवाल आज कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ एक और भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको सीट बचाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं बीजेपी को नया इतिहास रचने के लिए यहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा यदि यहाँ से योगेश्वर दत्त जीत कर जाते हैं तो उनके पास जो आंकड़ा है वो एक और बढ़ जाएगा। हालांकि कांग्रेस के पास, यदि कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो जो कांग्रेस का आंकड़ा था पहले वही आंकड़ा रहेगा। तो चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है और दोनों पार्टियां हैं वो जीत का दमखम भर रही है। आपने देखा इंदुराज नरवाल को भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, उन्होंने कहा कि 50,000 से ज्यादा का मार्जिन रहेगा। योगेश्वर दत्त से हमने बातचीत की तो योगेश्वर दत्त ने साफ तौर पर कह दिया कि पूर्णतया मैं आश्वस्त हूं कि जीत मेरी सुनिश्चित है, मैं किसी को अपने आसपास नहीं देखता हूं, मैं किसी की आज बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपनी बात करूंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं और मुझे पता है कि मैं कितने हजार वोटों से जीत रहा हूं, मैं जीत सुनिश्चित करके, और यहाँ की जनता है, यहाँ का बेटा हूं मैं, चंडीगढ़ मेरे को भेजने का काम करेगी यहाँ की जनता। और यही वजह है कि आपने देखा कि सादगी के तहत योगेश्वर दत्त लाइन में लगे, उन्होंने पर्ची लिया, उसके बाद जाकर उन्होंने अपना मतदान किया। हालांकि अब योगेश्वर दत्त की बात करें या इंदुराज नरवाल की बात करें या तमाम दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें, वो कैंडिडेट्स अब निकल गए हैं और फील्ड में निकले हैं, तमाम जो बूथ है वहां पे जा रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार में प्रचार प्रसार माफ कीजिएगा, वो जो चुनाव केंद्र है, मतदान केंद्र है, वहां पे जा रहे हैं, वहां पे मतदान केंद्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई वोटर को कोई समस्या ना आए, ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना की जाए। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कैंडिडेट लगातार एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र जाते रहते हैं। और आपने देखा यही वजह है कि योगेश्वर दत्त ने सबसे पहले वोटिंग कर ली है, अपना वोट डाल दिया, कि उनको पता है कि जब वो फील्ड में जाएंगे, तमाम मतदान केंद्र पे जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने बुजुर्ग का मतदान केंद्र पर आशीर्वाद भी लिया है, अभिवादन भी छोटे का स्वीकार किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तस्वीरें थी सुबह की, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मत फीसदी कितना बढ़ता है, कितने प्रतिशत मतदान की जाती है। जी बिल्कुल, मत प्रतिशत भी बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देता है कि किस तरह के रिजल्ट होने वाले हैं। अगर बात हम पिछली बार की करें तो पिछले बार जो 2019 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 70% के आसपास वहां मतदान हुए थे, लेकिन अभी जो लाइनें लगी हुई हैं बूथों पर, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या मत प्रतिशत बढ़ सकता है या फिर लोगों में थोड़ा लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से योगेश्वर दत्त सुबह सुबह निकले हैं, कहीं ना कहीं एक उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि आप भी मतदान के लिए घर से बाहर निकलिए। तो ऐसे में अगर मतदाता बाहर निकलते हैं तो किसको फायदा होगा, अगर नहीं निकलते हैं तो क्या समीकरण क्या बनेंगे अगर वोटिंग कम होती है? मतदान की बात करें, फीसदी की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार जो मत फीसदी है वो बढ़ने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि नए वोटर्स भी इस बार शामिल हुए हैं। और नए वोटर्स जो होते हैं, जो पहली बार वोट डालते हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं मतदान में। और यही वजह है कि इस बार जो फीसदी है, जो आंकड़ा है, वो उसका ग्राफ लगा इस बार लगता है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि जो वोटर्स है उन्होंने मन में तो बना ही लिया। और आपने देखा तस्वीरें भी आज सामने आ रही थी, सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि मत फीसदी वो जरूर आगे बढ़ेगा, जरूर वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि पिछली मत फीसदी की बात करें, इस बार की बात करें तो इस बार जो नए वोटर्स है उनको भी शामिल किया गया है, वो भी शामिल हुए हैं और नए वोटर्स की जो तादाद है वो भी काफी है। तो कहीं ना कहीं जो मत प्रतिशत है वो भी आगे बढ़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग लगातार सबसे कह रही है, जनता से अपील कह रही है कि आप मतदान का प्रयोग करें, अपने घरों से निकलकर मतदान करें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। और यही वजह है कि लोगों में जागरूकता भी आई है और लोगों को ये भी लगता है जो विकास कराएगा गांव का, जो विकास कराएगा हल्के का, जो विकास कराएगा अपनी विधानसभा का, वोट उसको ही देना चाहिए और अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार मतदान केंद्र में मतदाताओं की तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल मुकेश, आपने एक बात कहा कि इस बार युवा जो मतदाता है वो भी बढ़े हैं, तो विकास तो एक मुद्दा है वहां पे, इसके अलावा कृषि कानून भी मुद्दा है, लेकिन क्या जो नए युवा मतदाता हैं वो रोजगार भी वहां पे कोई मुद्दा है क्या इस चुनाव में? देखिए बिल्कुल लगातार
नए वोटर्स की हमने बात की, चाहे जब पुराने वोटर्स की बात की, लेकिन इस बार एक चीज और आपको सामने नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी जेजेपी का साझा उम्मीदवार है और कांग्रेस पार्टी का पहले से यहाँ पे जो है वो विधायक था, तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु के बाद ही ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार खास टक्कर ये भी देखने को मिलेगी, क्योंकि युवा जो वर्ग है, आपको देखिए हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा जो होती है, युवा पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं जिस मोड में चाहे उस मोड में राजनीति को दे सकते हैं, उस मोड में जिसको चाहे वो उसको सत्ता में ला सकती है। इसीलिए युवा की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, तो इस पर भागीदारी ज्यादा दिखने को मिल रही है। हालांकि किसान की बात आपने की, अध्यादेश की बात की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम जनता के सामने मंच से, खुले मंच से उन्होंने कहा था कि यदि एमएसपी को खत्म किया जाता है, यदि एमएसपी। चलिए मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन सीधे अहुलाना गांव चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, अहुलाना गांव में मतदान केंद्रों पर अभी किस तरह का माहौल है? क्या मतदाता वहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम अहुलाना गांव में हैं। यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है। महिलाओं की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। साफ तौर पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं, चाहे बुजुर्ग महिलाओं की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम हिदायतें हैं, कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद जिस तरीके से जो महिलाओं के लिए यहाँ पर इक्विपमेंट दिए गए हैं, चाहे ग्लव्स की बात करें या फिर सैनिटाइजर की बात करें या फिर थर्मामीटर की बात करें, तो तमाम ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पर है। और साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का हम बात करें, सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर है, तमाम अलग अलग गाँव में गए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बड़ी चुनौती है और हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो तमाम फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई है कि कहीं गलत वोट ना डाले, कहीं हिंसा ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिख रहा है। पर जिस तरीके से महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, ऐसे हालात बने हैं कि शायद लगता है कि इस बार वडोदरा ने मन बना रखा है कि पिछली बार से ज्यादा कहीं ना कहीं वोटिंग होने वाली है। और साफ तौर पर हरियाणा न्यूज भी सुबह से यही अपील कर रहा है, जो युवा जो मतदाता अपने अभी तक मत का प्रयोग जिन्होंने नहीं किया है, वो भी निकले और मत का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास मौका है आपको अपने उम्मीदवार चुनने का, अपने गांव का विकास कराने का। तो सभी लोगों से यही अपील है कि आप निकले और घर से जरूर वोट करें। जी राजा, क्या आप मतदान केंद्र के बिल्कुल पास हैं? अगर हैं तो वहां पे जो महिलाएं आई हुई हैं जो वोट करने के लिए, उनसे भी बात कीजिए और पूछिए कि क्या आधार इस बार क्या है वोट देने का, क्या सोचकर वो घर से निकली हैं वोट करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं अहुलाना, क्योंकि महिलाओं का ये बूथ है, तो थोड़ी दूरी पर ही मीडिया को रखा गया है। मीडिया को अंदर गेट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी ही तस्वीरें दिखाइए। इसी रोड पर मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, जो बूथ सेंटर बना रखा है, तो साफ तौर पर अंदर एंट्री मीडिया की नहीं है, क्योंकि महिलाएं काफी संख्या में है और महिला पुलिसकर्मी है वहां पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवक हैं, तमाम जो युवा कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोड पर ही नजर आ रहे हैं, बाहर ही, अंदर स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पर जिस तरीके से सुबह से यहाँ पर वोटिंग हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वोटिंग हो रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से युवाओं की बात करें, युवाओं की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। जो नए युवा हैं, जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा उत्साह कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बात करें जिस तरीके से बुजुर्गों की, तो साफ तौर पर बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम जो वर्ग है वोट देने पहुंच रहे हैं। और पूरा बड़ौदा ने मन बना रखा है कि इस बार जो विकास को लेकर कहीं ना कहीं वो वोट कर रहे हैं कि बड़ौदा पिछले कई दिनों से, कई सालों से पिछड़ा हुआ विकास में है। तो राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत है जिसके वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। तो अब जनता जो है बड़ौदा में, उसकी बारी है और वो अपनी दाव आजमा रही है। सुबह से ही बड़ौदा में उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए वोटिंग हो रही है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है, उनमें योगेश्वर दत्त बीजेपी से हैं, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल हैं, इनेलो से जोगेंद्र मलिक हैं। तो आपको हम आपके टेलीविजन सेट पर दिखा रहे हैं कि बड़ौदा का क्या इतिहास रहा है। जब यहां से चुनाव की शुरुआत हुई, जब विधायक यहां से चुनने गए, तो पहला विधायक कौन था, और उस सारी जो स्थिति है हम आपके टीवी जो सेट है उस पर दिखा रहे हैं। बड़ौदा का इतिहास, कौन कब जीता। लेकिन एक बार फिर हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा,
क्या विकासी मुद्दा है अहुलाना गांव में या फिर जातीय समीकरण भी वहां भी हावी है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर विकास तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बड़ौदा पिछले काफी दिनों से पिछड़ा है और साफ तौर पर जो लोग हैं, साफ तौर पर जो युवाएं हैं और जो महिलाएं हैं, वो विकास को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट करती हुई नजर आई है। सुबह से ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज के तमाम रिपोर्टर मौजूद हैं। साफ तौर पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। वहीं जातीय समीकरण, जैसा कि आपने बोला, जातीय समीकरण में बहुत बड़ा यहाँ पर इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग सुबह से यहाँ पर हो रही है, हर एक बूथ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वोट डालने जरूर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड वोटिंग होने वाली है बड़ौदा में, और साफ तौर पर लोगों ने मन बना लिया है कि विकास को लेकर या फिर तमाम महिला सुरक्षा की बात करें या फिर विकास कार्य को और गति मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जरूर वोट कर रहे हैं। जी राजा, साथ में ये भी एक सवाल है कि जिस तरह से अभी बड़ौदा में उपचुनाव हो रहा है, वहां पे विकास का मुद्दा काफी हावी रहा। इसके अलावा अगर कृषि कानून की बात करें तो उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी रही, लेकिन सीएम के दौरे के बाद से और जिस तरह उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर एमएसपी और मंडियों को खत्म किया जाएगा तो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, इसका भी लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, वहां खास करके किसान वर्ग पे। जी बिल्कुल, देखिए किसान वर्ग साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया कि एमएसपी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद वार पलटवार भी चला, तो किसानों में कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। किसान भी यहाँ पर आए हैं, साफ तौर पर विश्वास जरूर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो वोट देकर आए हैं। बिल्कुल, ये देखिए आप अपनी उंगली, ये देखिए वोट देकर आए। क्या किस मुद्दे को लेकर आप वोट देने गए हैं और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग अभी तक वोट देने नहीं पहुंचे हैं? भाई अब तो हाथ की वोट देगा यार, भाई किसाना ने इतने दुखी करने, हाथ की देनी चाहिए सारे ने। मेरी यह गुजारिश है भाई, जमा तंग कर रखे हैं किसान सारे। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, ग्लव्स आपको पहना रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, आपकी चेकिंग की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में? या सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कितनी सेफ्टी आप लोग महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? कोई सेफ्टी नहीं, हमारा तो वीडियो आई है उसमें तो मशीन तो ही बदल रखी है, या सरकार मेरे सामने तो गड़बड़ी करे बिना मान दिए नहीं भाई। अच्छा, आपको अभी ये लग रहा है कि गड़बड़ी वीडियो क्या वीडियो पुरानी भी हो सकती है? इस बूथ की बात कर रहे हैं, ओलाना की बात कर रहे हैं? ना ओलाना नहीं, महाराज वीडियो आई थी, मशीन में गड़बड़ी पाई। लोगों से अपील करना चाहेंगे जो लोग अभी तक वोट देने नहीं आए, उन लोगों से अपील करना चाहेंगे अपने मत के पर? हाँ भाई, अपनी मशीन की भी चेक करके दाऊं, जब वोट डालना है और अपना निशान भी चेक करें, उसमें भी निशान आवे है, बाकायदा जुगरात का निशान आया गिल्ला टिक मार का हुआ है। इस बार का फैक्टर क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? क्या मन बना रखा है आप लोगों ने? हमने तो कांग्रेस वाला जिताना ही हुए मन से। तो आप देख सकते हैं तमाम जो वोटर्स हैं साफ तौर पर वो वोट कर रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस का मन बना रखा है। तो तमाम सर ये बात हम नहीं पूछ सकते कि उन्हें किसे जिताना है नहीं जिताना है राजा, तो तमाम ये जो वोटर होता है उसका अपना पर्सनल मैटर होता है, क्योंकि ये हम नहीं पूछ सकते। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से वहां पे अभी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो लाइनें दिख रही हैं, क्या लोग व्यवस्थाओं से वहां संतुष्ट हैं? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें लोग जो कोरोना के गाइडेंस है, जो गाइडलाइन है, उसको पालन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें आ रही है राजा जिसमें लोग बगैर मास्क के तरीके से बूथ पे खड़े हैं वोट देने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं, लाइन में 2 गज की दूरी का ध्यान रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिना मास्क के लोग जरूर नजर आ रहे हैं, पर जब आप अंदर वोटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे तो वहां पर जो आंगनवाड़ी
वर्कर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो हैंड ग्लव्स आपको पहनाएंगे, सैनिटाइज आपको करेंगे और मास्क, बिना मास्क के अंदर जाने नहीं देंगे। आप बाहर तो लोगों को जरूर देखेंगे, लाइन में भी देखेंगे कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, पर अंदर बात करें जब चुनाव वोटिंग करने अंदर जा रहे हैं तो तमाम हिदायतें चुनाव अधिकारियों की तरफ से है। साफ तौर पर इनकी स्पेशली ड्यूटी आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं उनको उनकी ड्यूटी है कि मास्क पहनाएं, ग्लव्स पहनाएं, उसके बाद ही अंदर कहीं वोटिंग के लिए जाने दिया जाए। जी, इस बार एक और मुद्दा है। मुद्दा ये है राजा कि जिस तरह से इस चुनाव में सारे पार्टियों ने ताकत झोंका है और खास करके वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक जो ये सीट है इससे हरियाणा की राजनीतिक दिशा और दशा बदल जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे एक सीट से कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि एक सीट आने से, क्योंकि पहले से ही जो सरकार है उसके पास बहुमत से ज्यादा आंकड़े हैं और ऐसे में इस तरह के दावे, कितनी सच्चाई इसमें लगती है आपको? जी बिल्कुल, देखिए साख की लड़ाई तो है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, उपचुनाव है, पर जिस तरीके का माहौल पिछले काफी दिनों से यहाँ पर देखा गया, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर काफी दिनों से डेरा डाले हुए थे, साफ तौर पर किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से किसानों की नाराजगी साफ तौर पर लगती हुई नजर आई थी। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो साख की लड़ाई तो कहीं ना कहीं है। और इतिहास की बात जिस तरीके से आप कर रहे हैं कि ये चुनाव सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अभी 4 साल जरूर है बीजेपी के पास, 4 साल जरूर है, पर ये जिस तरीके से कांग्रेस की सीट लगातार रही है यहाँ पर, तो कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती इस सीट को लेकर कि दोबारा से ये सीट इनके हाथ से निकले। इसलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया। वहीं बीजेपी के जो बड़े नेता है, चाहे मंत्रियों की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, जिस तरीके से काफी दिनों से उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया था, वो ये चाहते हैं कि ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के कब्जे में आए, क्योंकि इतिहास गवाह है यहाँ से हमेशा से कांग्रेस का विधायक रहा है। तो बहुत बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। इसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा 10 तारीख पर। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता किस उम्मीदवार पर मोहर लगाती है। जी बिल्कुल राजा, आप हमारे साथ बने रहें। हम रिडाना गांव पहुंचते हैं जहां संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इंदु राज नरवाल का गांव है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। संजय, अभी इस गांव में क्या स्थिति है और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा रिडाना गांव की मैं बात करूं, करीबन 4,500 वोट इस गांव में है। और बात करूं इंदु राज नरवाल जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो इसी गांव से हैं। साथ ही साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर 4 बूथ बनाए गए हैं। मैं बात करूं 90 नंबर जो बूथ है उसमें इंदु राज नरवाल अपना मत डालेंगे और शाम के करीबन 4:30 बजे वो अपना मत इस स्कूल में आके डालेंगे, क्योंकि अभी वो तमाम गांव के दौरे पे हैं। हालात का जायजा लेने, मौके के जायजा लेने में पहुंचे कि किस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, तमाम वो बूथ पे जाके वो वहां अपना जो विजिट कर रहे हैं और 4 और 4:30 बजे के बीच में इसी स्कूल के बूथ नंबर 90 में वो अपना वोट डालेंगे। तो जिस तरीके से मैं बात करूं इंदुराज नरवाल की, इस बार कांग्रेस ने उन पे दाव खेला है, तो तमाम वो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का गांव है। 4,500 वोट इस गांव के अंदर। पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो कांग्रेस यहां से जीत के गई थी, करीबन 3,000 से ज्यादा वोट पोल इस गांव से हुए थे। और इस बार इंदुराज नरवाल खुद कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है और जो लोगों की लाइन है वो अंदर काफी लंबी है। उसमें चाहे बुजुर्गों की मैं बात कर लूं, महिलाओं की बात कर लूं या फिर युवा वर्ग के जो लोग हैं, वो तमाम काफी उत्साहित हैं और वोट अपना जो मत है उसका उपयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं बड़ौदा हल्के की बात करूं या खासतौर पर रिडाना गांव की मैं बात करूं, करीबन 90% जो युवा है वो प्रो कबड्डी लीग के अंदर खेलते हैं। तमाम बड़े जो चेहरे हैं जो देश के लिए खेलते हैं वो इस गांव से निकलते हैं, लेकिन गांव के जो हालात है और जो दुर्दशा है वो देखने से ही बनती है। खालिद, जिस तरीके से मैं रोड की बात कर लेता हूं, लाइट की मैं बात कर लेता हूं, तमाम उन चीजों से ये गांव पिछड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम अभाव इस गांव के अंदर है। मेडिकल सुविधा इस गांव के अंदर नहीं है। गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो काफी यहाँ परेशान है। तो तमाम उन चीजों की जरूरत है इस गांव में। और एक बार फिर इंदुराज नरवाल को जिस तरीके से कांग्रेस ने विश्वास जताया, तो गांव एक तरफा वोट जरूर डाल रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये जरूर होगी कि आने वाली 10 तारीख में जो ये वोटर है, किसकी किस्मत आज ईवीएम मशीन के अंदर कैद करेगा। और आने वाली 10 तारीख को ये चीजें क्लियर होंगी कि हालांकि जो मतदाता का मन था वो किस कैंडिडेट के प्रति था, किस पे उन्होंने विश्वास जताया और क्या उनका आधार रहा। आधार जिस तरीके की, क्योंकि विकास की काफी कमी है बड़ौदा
हल्के में विकास के नाम पे जरूर वोट डल रही है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे जरूर बात कर लूंगा, क्योंकि अभी ये वोट डाल के अंदर से आए हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार का ये गांव है और लोग हैं, भाई साहब नाम बता दीजिए एक बार, आइए, आप वोट डाल के आए हैं? संजय कुमार है जी। संजय जी, आप वोट डाल के हैं, कांग्रेस उम्मीदवार का ये गांव है। सबसे पहले मैं बात करूं, किस आधार पे आज वोट आपने करे? हमने अपनी आर्थिक आधार पर ला लो या विकास के आधार पर वोट डाली, और कांग्रेस की वोट डालेंगे जी। गांव में विकास कार्य का कितना अभाव है, कितना पिछड़ा हुआ मानते हैं? कांग्रेस के टाइम पर कुछ काम हुए थे, लेकिन भाजपा के टाइम पर कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। सब बुरा हाल है, लाइट का, स्कूल का, क्लिनिक का, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ये रोड भी अब 5 साल में बना के दिया इन इलेक्शनों के कारण, नहीं तो ये रोड नहीं बना था भाई। अब कोई सिस्टम नहीं। अब हम कांग्रेस की वोट डालेंगे, हिंदू राज ने लावांगे। जब विकास होगा, हमारा गांव का विकास होगा, हल्का विकास होगा, घर घर का विकास होगा, और एक कास्ट का विकास होगा। विकास के नाम पे वोट, विकास के नाम पे वोट यार, हमारा जितना भी चाहिए हमने कहा हिंदू नरवाल पे। भाई नाम बताना। राम भाई साहब, सरपंच और हिरणाना। सरपंच साहब, किस तरीके के गांव में आज विकास कार्य की जरूरत है और किस आधार पे वोट करेंगे? आप गांव के सरपंच भी हैं। विकास के आधार पे तो वोट करेंगे, लेकिन ये विकास तो एक ताऊ कृष्ण हुड्डा को सांत्वना देने के लिए या इस पब्लिक को भगाने के लिए किया है। नहीं तो 5 साल में 6 साल की सरकार में बड़ौदा तो अलकादन के नक्शे में भी नहीं था। आज बड़ौदा कैसे याद आया है? और अभी भी मैं पुलिस स्टेशन से आया हूँ, एक आदमी पकड़ा गया है, उसका गांव के जितने आदमी उसके साथ जुड़े हुए हैं सबका मैंने फोटो, मेरे पास प्रूफ है, उसका फोन मेरे पास है। और जो मशीन पर वोट डलवा रहा था बाहर, वो मशीन भी हमने पकड़ी है। और ये मोदी की जो राजनीति है कि ये बहुत ही घटिया मिला के मिस यूज किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार इतना दबाव दे रही है हर आदमी के ऊपर। इस गांव बिल्कुल संजय, विकास कहीं ना कहीं मुद्दा है और लोग विकास के आधार पर ही वोट डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंदू राज नरवाल का ये इलाका है, ये इनका गांव है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोग उनके पक्ष में दिखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बड़ौदा में क्या विकास को लेकर ये जो वोट हो रहा है उसके बाद स्थिति बदलेगी? आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिए, संजय और राजा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मतदान पर महाकवरेज हमारा लगातार जारी है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।